मैं बारिश में खुद को बचाने के लिए उस विला के गार्डन में घुस गई। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से कई नॉक किया। जब अंदर से कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आया तो मैं ठंड के मारे नीचे बैठ गई और अपने हाथों से अपने कंधों को सहलाने लगी। तभी दरवाजा खुला। मैंने सामने देखा तो मुझे किसी के पैर दिखाई दिए। उन पैरों को देख मुझे समझ आ गया कि वो एक आदमी था। मैंने उठते हुए उससे मदद मांगी। अपनी बात कहते हुए जब मैंने उस आदमी का चेहरा देखना चाहा, वो आदमी पहले ही पलट चुका था और जब उस शख्स ने कुछ नहीं कहा तो मुझे लगा कि शायद वो मेरी मदद करने के लिए तैयार था। इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। जब मैंने महसूस किया कि मेरे गीले कपड़ों से टपकते पानी की वजह से उस आदमी के घर में गंदगी हो रही है तो मैं शर्मिंदगी महसूस करने लगी। मगर मैं इसके अलावा कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उस वक्त मुझे उस आदमी की मदद की बहुत जरूरत थी। तभी चलते चलते हुए मैं रुक गई क्योंकि अचानक से उस घर में जल रही लाइट बंद हो गई थी। ये देख मैं डर से कांप गई। जो आदमी मेरे सामने था उसने मुझे पकड़ा। मैंने अपने हाथों से उस आदमी के हाथों पर मारा और उससे अपने आप को छुड़ाना चाहा, मगर वो आदमी मुझे खींचकर एक कमरे के अंदर ले गया। मैंने कमरे में रखी काफी चीजों को उस पर फेंका ताकि वो मेरे करीब ना आए, मगर ये सब करते करते मैं थक गई थी और बैठकर रोने लगी। तभी मैंने उस शख्स के हाथ अपने शरीर पर महसूस किए। मैं बेजान से उसे अपने साथ सब कुछ करने दे रही थी। उसने मुझे बिस्तर पर फेंका और मेरे हाथों और पैरों को बांध दिया। इसके बाद क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ? क्या उसने तुम्हारा रेप किया? क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? नर्स ने कई बार पूछा, मगर जैस्मिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नर्स जो जैस्मिन को हिप्नोटिस कर रही थी, वो उसके बेहोश होने पर कमरे से बाहर निकल गई। उसने बाहर आकर किसी को फोन किया और बोली उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है, मगर आज उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो आप यहाँ आ रहे हैं ना? फोन की दूसरी ओर से बोल रहे इंसान ने उससे कुछ कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में जैस्मिन को होश आया और वो लेबर पेन से कराहने लगी। डॉक्टरों की 3 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार जैस्मिन ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। जैस्मिन ने जब अपने बेटे को देखा तो वो उसे गले लगाकर काफी देर तक रोने लगी। जब नर्स उसके बेटे को ले गई तो उसने कुछ देर की नींद लेनी चाहिए, मगर तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, तुम बेशर्म, नाजायज औलाद, तुमसे उम्मीद भी क्या कि जा सकती थी। एक 40 साल की सुंदर औरत चिल्लाते हुए उस हॉस्पिटल वार्ड में आई जहाँ जैस्मिन थी। उस औरत की आवाज सुन जैस्मिन ने बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया और अचानक उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। वो औरत उसकी माँ थी जिससे जैस्मिन बहुत डरती थी। उसकी माँ को अभी अभी पता चला था कि जैस्मिन ने एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए उनका गुस्सा अपनी हर हद पार कर चुका था। और अब उन्होंने बिना जैस्मिन की हालत देखे कि अभी उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, उन्होंने उसके रेशमी बालों को पकड़ लिया और उसे घसीटकर हॉस्पिटल वार्ड से बाहर ले गई। नर्सेस भी ऐसी हैवान माँ को देखकर अंदर तक कांप गई, लेकिन उनकी उस औरत के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। दरअसल जैस्मिन के साथ पिछले 11 महीनों में क्या हुआ, वो कहाँ थी, उसे ये कुछ भी याद नहीं था। बस उसे अभी अभी अपनी पिछली जिंदगी याद आई थी जब वो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्चे को जन्म देने के दर्द के साथ ही उसके बचपन की दर्द भरी यादें उसे याद आने लगी कि कैसे उसकी माँ के सुसाइड के बाद उसकी जिंदगी नरक बन गई और उसके रिश्तेदारों ने उसे अनाथ आश्रम में डाल दिया, जिसके बाद मिस्टर स्मिथ और अलीना स्मिथ ने उसे गोद लिया। कुछ सालों तक सब ठीक था, लेकिन जब विलियम अचानक सब छोड़कर कहीं चले गए तो जैस्मिन की लाइफ फिर से बेरंग हो गई। अलीना ने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया और उसे घर में नौकरों की तरह रखा। उसकी 20 साल की जिंदगी में अलीना ने उसे एक दिन भी सुकून से नहीं जीने दिया था, मगर फिर भी उस जिंदगी से उसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसके पास अपना कहने के लिए एक परिवार तो था। वही सोचकर वो खुश रहती थी। लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त चली गई। जैस्मिन ने अपने पेट को पकड़ा और उठकर खड़े होते हुए कहा, बस मम्मा, बहुत हुआ आपको। मुझसे इतनी तकलीफ है तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। फिर कोई नहीं कहेगा कि मैंने आपके परिवार का नाम खराब कर दिया। यू बिच, तुझे क्या लगा कि मैं इतने साल तुझ पर पैसे लगाने के बाद ऐसे ही तुझे जाने दूंगी? नहीं, तुझे अपना बच्चा चाहिए ना? जा, जो तुझे करना हो कर ले, लेकिन वो बच्चा तुझे नहीं मिलेगा। डॉक्टर, कहाँ है वो नाजायज बच्चा? मैं उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। अलीना की बात सुन जैस्मिन ने उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं मम्मा, ऐसा मत करो उसके साथ। वो नन्ही सी जान है, उसकी क्या गलती है? अगर आपको सजा ही देनी है तो मुझे दीजिए। चुप, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, कहकर उन्होंने जैस्मिन को धक्का दिया और डॉक्टर से कहा, अपनी जॉब बचाना चाहते हो तो उस बच्चे को अभी मेरे सामने लाओ। अलीना की बात सुनकर उस डॉक्टर ने अपना सिर झुका लिया।
भले ही वो स्मिथ फैमिली के एहसानों के तले दबा था, लेकिन उसमें वो करने की हिम्मत नहीं थी जो अलीना ने कहा था। उस डॉक्टर को अपनी बात ना मानता देख अलीना ने गुस्से में वहां खड़ी नर्स की ओर मुड़कर कहा, यहाँ क्या खड़ी देख रही हो, जाओ और उस बच्चे को लेकर मेरे पास आओ। नर्स अलीना की बात सुनकर बच्चे को लेने जाती है। कुछ देर बाद वो हड़बड़ी में बाहर आती है और चिल्लाकर कहती है, बच्चा वहां नहीं है। मैंने हर जगह अच्छे से चेक किया, लेकिन मैडम वो नहीं मिला। शायद उसे कोई ले गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या उसे आसमान खा गया है? जमीन निकल गई। मैं इस हॉस्पिटल पर केस कर दूंगी। मुझे वो नाजायज औलाद चाहिए, वरना याद रखना मैं क्या क्या नहीं कर सकती। वहीं अपने बच्चे के खो जाने की बात सुनकर जैस्मिन तो लगभग अपने सेंसेस खोने लगी थी और कमजोरी की वजह से वो बेहोश ही हो गई। डॉक्टर ने अलीना के पास आकर कहा, मैडम क्या हम पुलिस को कॉल करें? अलीना ने कहा, नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और तुम चुपचाप पता करो कि उस बच्चे को कौन लेकर गया है। एक नर्स ने आगे आकर कहा, मैडम आज एक नई नर्स ज्वाइन हुई थी जिस पर मुझे शक था। मुझे लगता है वही उस बच्चे को चुरा कर ले गई है। तो मेरा मुंह क्या देख रही हो? उसे ढूंढो, अलीना ने तेज आवाज में कहा। वहीं उस डॉक्टर ने अलीना के पास आकर कहा, मैडम क्या हम पुलिस को कॉल करें? अलीना ने कहा, नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और तुम चुपचाप पता करो कि उस बच्चे को कौन लेकर गया है। मैडम मैंने अभी कुछ देर पहले उसे हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए देखा है, नर्स ने फिर से डरते हुए कहा। दोस्तों अलीना ने कहा, ठीक है, मैं उसे देखती हूँ। तुम जैस्मिन को स्मिथ हाउस पर ड्रॉप करवा देना और हाँ, ध्यान रहे किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि इसने किसी बच्चे को जन्म दिया है। कहकर अलीना जल्दी जल्दी हॉस्पिटल बिल्डिंग से बाहर आई तो उसने देखा कि कुछ 20 से भी ज्यादा काली कलर की यूनिफॉर्म पहने आदमी दो सीधी लाइन बनाकर चल रहे थे। उनके बीच एक लड़का जा रहा था जिसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। साथ में एक लड़की भी थी। ध्यान से देखने पर अलीना को दिखाई दिया कि उसकी गोद में एक बच्चा भी था। कहीं यही तो वो नर्स नहीं जिसने जैस्मिन का बच्चा चुराया है? लेकिन इसके साथ वो लड़का तो काफी पावरफुल फैमिली से लग रहा है। अगर मैं उसके पास गई तो कहीं मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं, इसीलिए जाने देती हूँ, बाद में देख लूंगी। उस बच्चे को कहकर वो वहां से चली गई। वहीं मुंबई के पॉश इलाके में स्मिथ हाउस के अंदर जैस्मिन को जब होश आया तो उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। सोते वक्त भी उसकी आंखों में अपने बेटे का मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे याद था जब नर्स ने उसको उसके बेटे को थमाया था तो उसके अंदर कितने एहसास उमड़ आए थे। उसका चेहरा देखकर उसे लगा था कि वो उसके लिए दुनिया से लड़ सकती है। एक वही था जिसे वो अपना कह सकती है। उसने सोच लिया था कि वो उसे कभी उन तकलीफों से नहीं गुजरने देगी जिन तकलीफों से वो खुद गुजरी थी। मगर अपने बच्चे को अपने पास महसूस कर पाने की खुशी सिर्फ कुछ पलों की थी, क्योंकि अब उससे उसका बेटा छीन लिया गया था। वो सब जैस्मिन जल्दी से अपने रूम से बाहर निकली। स्मिथ हाउस के लिविंग एरिया में इंपोर्ट की गई बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स लगे हुए थे। यहाँ तक कि सोफे से लेकर काउच भी इंपोर्टेड थे, जिन पर बहुत ही अट्रैक्टिव कारीगरी की गई थी। सब कुछ बहुत आलीशान था, लेकिन जैस्मिन को इतना बड़ा घर भी किसी कैद से कम नहीं लगता था। वो बस रूम से निकलते ही दौड़कर अपने दादाजी के पास आई। मिस्टर स्मिथ की बॉडी पैरालाइज थी, जिसकी वजह से वो हमेशा व्हील चेयर के ही सहारे रहते थे। वो अपनी पोती जैस्मिन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी उसके लिए कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन आज लगभग 1 साल बाद जब जैस्मिन उनके पास आई तो जैस्मिन को देखकर उनकी आंखें चमक आईं। जैस्मिन, ये तुम हो, यहाँ आओ अपने ग्रैंडपा के पास। जैस्मिन उनके पास गई और घुटनों को फर्श पर मोड़कर बैठ गई। उसने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, ग्रैंडपा, ये मैं हूँ जैस्मिन। आई एम सॉरी ग्रैंडपा, मैं आपको छोड़कर चली गई थी। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। झूठी शादी, जैस्मिन ने कहा। ग्रैंडपा, मॉम ने फिर से मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। ग्रैंडपा, बच्चा? हाँ ग्रैंडपा, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसे मुझसे छीन लिया गया। ग्रैंडपा, मुझसे क्यों सब कुछ छीन लिया जाता है? मैंने लोगों के साथ क्या गलत किया है जो सब मेरे साथ इतना गलत करते हैं? क्यों ग्रैंडपा? जैस्मिन की बात सुन मिस्टर स्मिथ ने हैरान होकर कहा, तुम्हारा बेबी? गॉड, हम कितना हेल्पलेस है। तुम जाओ और अपने बेबी को ढूंढ कर लाओ और फिर इधर नहीं आना।
कोई जरूरत नहीं है उस गंदगी को यहाँ लाने की, अलीना ने लिविंग रूम में आते हुए कहा। तुम उठो, यहाँ से उठो और अपने रूम में जाओ। प्रशांत के पेरेंट्स आते ही होंगे, और खबरदार जो तुमने उनके सामने उस मनहूस बच्चे की बात की तो। अलीना की बात सुनकर जैस्मिन खड़ी हुई और उसने मुड़कर अलीना की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर अलीना ने कहा, इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानने वाली हो? अच्छा तो फिर ठीक है, मुझे भी वो करना पड़ेगा जो हमेशा से मैं करती आई हूँ। कहकर वो मिस्टर स्मिथ के पास आई और उसने अपनी हील को मिस्टर स्मिथ के पैरों पर रख दिया। आह अलीना, ये तुम क्या कर रही हो? अपने बड़ों के साथ ऐसे पेश आया जाता है क्या? बुढ़े मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ समझाना है तो इसे अपनी पोती को समझा कि वो प्रशांत से शादी करने के लिए मान जाए, इसमें इसका ही फायदा है। सालों से वो इसके पीछे दीवानों की तरह पड़ा है, शादी हो जाएगी तो पलकों पर बैठा कर रखेगा। मोम, ठीक है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि आप ग्रेंडा को कभी कुछ नहीं करेंगी। दूसरा, आपको पेशेंट को सब सच बताना होगा। कुछ देर सोचने के बाद अलीना ने कहा, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है। अब जाओ आराम करो, 1 हफ्ते बाद प्रशांत की फैमिली इंडिया आ रही है, उसी दिन तुम दोनों की शादी भी रजिस्टर हो जाएगी। कहकर वो कुटिलता से मुस्कुराई। उसका प्रशांत को सच्चाई बताने का कोई इरादा नहीं था। अब बिल्कुल अपनी बाप की तरह बेवकूफ हूँ। अब जल्दी से प्रशांत इससे शादी कर ले, फिर मेरी बेटी जल्दी ही प्रशांत के दिल में रास्ता बना लेगी। आखिर साली भी आधी घरवाली होती है। 1 सप्ताह बाद जैस्मिन को क्रिश्चियन रिचुअल के हिसाब से एक ब्राइड के रूप में रेडी किया गया था। ऑफ व्हाइट गाउन में जैस्मिन बेहद खूबसूरत लग रही थी। भले ही अलीना ने उसे कह दिया था कि उसने प्रशांत को सारी सच्चाई बता दी है, लेकिन फिर भी वो खुद प्रशांत से एक बार बात करना चाहती थी। इसीलिए जब स्टाइलिस्ट रूम से चली गई तो जैस्मिन चुपके से प्रशांत के रूम की ओर बढ़ गई। उसने रूम के डोर पर नॉक किया तो दरवाजा खुले होने की वजह से उसे अंदर प्रशांत दिखाई दिया। जैस्मिन ने उसे देख अपनी नजरें झुकाकर कहा, प्रशांत, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? जैस्मिन की आवाज सुन प्रशांत मुड़ा और उसने जैस्मिन को वहां देखा तो वो हैरान रह गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, तुम अंदर आओ। प्रशांत की बात सुन जैस्मिन अपने गाउन को संभालते हुए अंदर आई। प्रशांत ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस एज ऑलवेज। जैस्मिन ने अपना चेहरा नीचे के हुए ही कहा, थैंक्स प्रशांत, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रशांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बिस्तर पर बैठाया और खुद नीचे बैठकर उसे देखते हुए बोला, आओ पहले बैठो और मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या कहना है। जैस्मिन ने कहा, प्रशांत, आई नो तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन प्रशांत मैं शश। जैस्मिन, मैं जानता हूँ तुम अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं हो, इसलिए तुम शायद ये कहना चाहती होगी कि तुम किसी और को पसंद करती हो। ये कहकर वो मुस्कुराया और आगे कहा, जैस्मिन, तुम किसी और को पसंद कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से देखता आया हूँ कि तुम कितनी शाय रही हो। और अगर तुम ये कहो कि तुम्हारा ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है तो ये बात मुझे तुम 100 बार भी कहोगी तो भी मैं नहीं मानने वाला। जैस्मिन ने कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बट प्रशांत मेरा एक अतीत है। प्रशांत ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोल, जैस्मिन, मैं तुम्हें तुम्हारे हर डिसीजन के लिए सपोर्ट करूंगा, बट प्लीज मैरी मी। आई नो अलीना आंटी तुम्हें टॉर्चर करती आई है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें और परेशान करें, इसीलिए आफ्टर मैरिज वी विल लिव इन अ न्यू हाउस जहाँ कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं। मम, सो डोंट पैनिक, अब अपने रूम में जाओ, वरना अलीना आंटी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो काफी गुस्सा करेंगी। लास्ट टाइम तुम उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहोगी ना, सो प्लीज जाओ। जब जैस्मिन ये देखा कि प्रशांत उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला है तो वो जाने के लिए उठी। उसने मन में सोचा, प्रशांत चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ये तो पता चल गया है कि मॉम ने तुम्हें मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया है, और झूठ की बुनियाद पर टिके रिश्ते बहुत जल्दी रह जाते हैं, इसलिए अब इस शादी को करने का कोई मतलब नहीं है। प्रशांत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। वही रूम से जैस्मिन के जाने के बाद प्रशांत की आंखें सर्द हो गई। उसने दरवाजे को बंद किया और बाथरूम की ओर बढ़ने लगा। बाथरूम से अलीना की बेटी रोसलिना बाहर आई। रोसलिना भी देखने में काफी सुंदर थी। 0 फिगर 5, 9 इंच हाइट, गोरा शरीर, लेकिन वो जैस्मिन जितनी सुंदर नहीं थी। उसने बाथरूम से बाहर आकर अपने कंधे से अपनी नाइट ड्रेस को हल्का सा सरकाया। शादी से भागी दुल्हन। रोसलिना ने बाथरूम बाहर आकर अपने कंधे से अपनी नाइट ड्रेस को हल्का सा सरकाया और प्रशांत के पास आकर उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, जान, इतनी परवाह वो भी उसकी क्या, तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। प्रशांत ने उसे धक्का दिया और कहा, नहीं, और ना कभी होगा। तो फिर ठीक है, कहकर रोसलिना ने बिस्तर पर पड़ा अपना पर्स उठाया और उसमें से कुछ फोटोग्राफ्स निकालकर उसने प्रशांत के मुंह पर फेंक दी। देखो इन्हें। प्रशांत ने एक फोटोग्राफ को उठाकर देखा तो जैस्मिन उस फोटो में किसी मास्क वाले शख्स के साथ थी।
नीचे पड़े बाकी के फोटोग्राफ्स में उस इंसान ने जास्मिन को गले लगाया हुआ था और कुछ फोटोग्राफ्स में वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। इन फोटोज को देखकर पता चल रहा था कि वो फोटोज पब्लिक प्लेस की है और अगर जास्मिन उस शख्स को पब्लिक प्लेस में किस करने दे रही थी तो इसका यही साफ साफ मतलब निकलता था कि जास्मिन भी उसे पसंद करती थी। ये देखकर प्रशांत ने उन फोटोज को फाड़ दिया। रोसलीना ने उठकर फिर से प्रशांत के गले में अपनी बाहें डाली और कहा, प्रशांत, तुम नहीं जानते वो जास्मिन कितनी चालाक है। अभी भी वो ये देखने आई थी कि कहीं तुम उसकी सच्चाई तो नहीं जान गए, तभी तो उसने तुमसे वो सवाल किए थे। प्रशांत, उसने तो एक नाजायज बच्चे को भी जन्म दिया है। प्रशांत ने उसकी आंखों में देखते हुए सरकास्टिक वे में हंसते हुए कहा, नाजायज? तुम बता सकती हो कि फिर तुम्हारी पहचान क्या है? दूसरे पर कीचड़ उछालने से पहले ये देख लो कि तुम क्या हो, कहकर उसने रोजलीना को उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर फेंक दिया। रोजलीना ने अपने हाथ पर पड़े लाल निशान को देखा और कहा, प्रशांत, एक दिन तुम पछताओगे और वो जास्मिन तो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। कहकर रोजलीना अपने कपड़ों को ठीक करते हुए अपनी मॉम के रूम के बाहर गई और उसे जोर जोर से डोर पर नॉक किया। अलीना ने दरवाजा खोला। वो अपना मेकअप कर रही थी। रोजलीना को देख उसने कहा, क्या हुआ? रोजलीना ने आकर अपनी माँ को गले लगा लिया। मॉम, देखो ना, प्रशांत ने मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। वो अभी भी उस जास्मिन के गुणगान गा रहा है। ये सुनकर अलीना ने उसे दूर किया और उसके बाल पकड़कर कहा, पागल लड़की, क्या तुमसे थोड़ा सा इंतजार नहीं हो रहा? मैंने कहा था ना कि उन दोनों की शादी हो जाए, फिर हम कुछ कर सकते हैं। जानती हो ना, तुम्हारे उस बाप ने सारी प्रॉपर्टी जास्मिन के नाम की हुई है और वो प्रशांत भी सिर्फ उससे शादी करना चाहता है। तो बताओ मैं क्या करती? अपनी माँ की बात सुनकर रोसलीना ने अपने पैर पटकते हुए कहा, अच्छा होता कि तुम मुझे जन्म ही ना देती। माँ, तुम मेरी हो और सब कुछ मिला किसे? उस जैस्मिन को। अपनी बेटी की बात सुनकर अलीना बोली, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने अब्रॉड भेजा था ताकि तुम वहाँ किसी रिच बसीनेस मैन को फंसाकर अपनी लाइफ सेटल कर सको, मगर तुमसे ये भी नहीं हुआ और आई तो किसी माफिया का पेट में बच्चा लेकर। अगर मैं तुम्हारा अबॉर्शन न कराती तो ना जाने तुम किस कचरे के ढेर पर खुद को पाती। अपनी काली करतूतों के बारे में अपनी माँ से ही सुनकर रोसलीना फ्रस्ट्रेट हो गई और वो बोली, हाँ, वो सब छोड़ो और मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं प्रशांत को पाने के लिए। अलीना ने कहा, जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। हाँ माँ, रोसलीना ने कहा। अलीना ने बोलना शुरू किया, जब बचपन में जैस्मिन और प्रशांत का रिश्ता तय किया गया था तभी प्रशांत के डैड ने तुम्हारे पापा से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया था जिसमें यह साफ लिखा था कि जैस्मिन की प्रॉपर्टी ब्रश एसएनटी से शादी होते ही उसकी हो जाएगी और ऐसा होते ही तुम जाकर उसे जैस्मिन के नाजायज बच्चे के बारे में बता देना और धीरे धीरे प्रशांत के दिल में जैस्मिन के लिए नफरत का बीज बोती रहना और उसे अपने जाल में भी फंसा लेना। मगर अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह सब कुछ खराब होता दिखाई दे रहा है। अब जाओ, मुझे कुछ सोचने दो, रोसलीना ने उठते हुए कहा। बट मॉम, अलीना ने गुस्से से कहा। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अलीना की बात सुनकर रोसलीना उसके रूम से चली गई। कुछ देर बाद जब प्रशांत हाथ में फूलों का बुके लिए अपने दोस्तों के साथ ब्यूटीफुल हॉल में खड़ा जैस्मिन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था तो उसके काफी देर तक न आने पर सभी गेस्ट बातें बनाने लगे। प्रशांत ने बुके को अपने एक दोस्त को थमाया और कहा, मैं देख कर आता हूँ। कहकर वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जैस्मिन के रूम में गया, लेकिन रूम में जैस्मिन नहीं थी। उसने बाथरूम चेक किया, उसके बाद होटल के बाकी के रूम में भी चेक किया, लेकिन वहाँ भी जैस्मिन नहीं थी। उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर लगभग सभी गेस्ट ये अंदाजा लगा चुके थे कि दुल्हन भाग गई है। प्रशांत के पेरेंट्स पहले ही जैस्मिन के साथ उसकी शादी को लेकर खुश नहीं थे। वो बस इस शादी से मिलने वाले प्रॉफिट के बारे में सोचकर ही चुप थे। और अब जब उन्होंने सुना कि जैस्मिन भाग गई है तो उन्होंने प्रशांत को डांटना शुरू कर दिया। लेकिन प्रशांत उन सबको इग्नोर करते हुए जल्दी से होटल से बाहर निकला और अपनी व्हाइट मर्सिडीज बेंज लेकर सड़क पर निकल गया। वहीं जैस्मिन, जो कि एक टैक्सी में बैठकर वहां से भाग रही थी, उसे टैक्सी ड्राइवर बार बार मुड़कर देख रहा था क्योंकि उसने अभी अभी वेडिंग गाउन पहना हुआ था। ड्राइवर की अजीब हरकत को देख जैस्मिन को डर लग रहा था। आखिर क्या होने वाला है अब जैस्मिन के साथ और क्यों वह शादी से भाग गई है? क्या प्रशांत उस तक पहुंच पाएगा? प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। 5 साल बाद ड्राइवर की अजीब हरकत को देख जैस्मिन को डर था कि कहीं वो पुलिस को इन्फॉर्म न कर दे, इसीलिए वो टैक्सी को रुकवाकर उस टैक्सी के बाहर उतर गई। वो एक कैफे के अंदर गई और जाकर एक टेबल पर बैठकर अपनी एक दोस्त को कॉल करने लगी। उसने काफी देर बाद ये नोटिस किया कि उस कैफे में उसके अलावा कोई भी नहीं है और न ही अभी तक कोई और कस्टमर ही आया था। यहाँ तक कि कोई स्टाफ भी उसके पास नहीं आया था। जैस्मिन ये देखकर घबरा रही थी। उसने अपनी दोस्त को उस कैफे का एड्रेस टेक्स्ट किया और उठकर वहां से बाहर जाने लगी। तभी उसे अपने पीछे से कुछ कदमों की चलने की आवाज आई। जब तक वो पीछे मुड़कर देखती, किसी ने क्लोरोफॉर्म सूंघा कर उसे बेहोश कर दिया था। उसने महसूस किया तो उसे पता चला किसी ने उसके आंखों पर भी पट्टी बांध दी थी। 5 साल बाद
एक छोटी सी बच्ची जिसके बालों की छोटी छोटी 2 चुटियां बनाई हुई थी, उसने क्यूट पिंक मास्क से अपने आधे फेस को कवर किया हुआ था। पिंक क्रॉप टॉप के साथ ब्लू स्कर्ट पहने वो बच्ची एक बॉडीगार्ड का हाथ पकड़े खड़ी थी। उस बच्ची का नाम ईश्वरी था। उसने अपनी प्यारी स्माइल के साथ बॉडीगार्ड से कहा, अंकल अंकल प्लीज मुझे कॉटन कैंडी लाकर दीजिए ना। बॉडीगार्ड ने उस बच्ची को कार में बैठाया और बोला, अभी हम 5 मिनट में आते हैं, कहीं जाएगा नहीं। ये कहकर वो बॉडीगार्ड वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो छोटी लड़की ने चुपके से कार से उतरी और वो सीधा सड़क के बीच भागने लगी। उसके बीच सड़क पर भागने की वजह से कुछ कार्स रुकी तो कुछ कार्स उस लड़की को सड़क पर भागता देख एक दूसरे से टकरा गई। लेकिन वो लड़की अपने छोटे छोटे कदमों के साथ सड़क पार करने में लगी हुई थी। उसके लिए अपने बॉडीगार्ड से बचकर वहां से भागना जरूरी था। सड़क को पार करने के बाद वो वहां खड़ी एक ब्लैक कार के पास पहुंची और उस कार का डोर खोलकर अंदर घुस गई और उसने खुद को नीचे छुपा लिया। कुछ देर बाद उस कार में एक ड्राइवर आकर बैठा और उसने कार को ड्राइव किया। एक सुनसान जगह पर आकर उस ड्राइवर ने कार रोकी और वो बाहर निकला। उसने मास्क लगाया हुआ था और ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। कार से एक बड़ी सी बोतल को निकाला जिसमें पेट्रोल था। उसने पेट्रोल को उसने कार के ऊपर छिड़क दिया। इसी के साथ उसने कार की ड्राइविंग सीट के डोर को खोला और उसे ऑटोमेटिक ड्राइव मोड पर कर वो आदमी वहां से जाने लगा। पीछे से उसने उस कार के ऊपर जलता हुआ लीटर फेंका जिससे कि कार ने आग पकड़ ली। जलती हुई कार एक नदी की ओर जा रही थी। वो आदमी जिसने मास्क पहना हुआ था उसके पास एक और कार आकर रुकी और उसमें बैठकर वो वहां से चला गया। कार के नदी में डूबते ही डायरेक्टर ने कट बोला। यहाँ एक ड्रामा की शूटिंग चल रही थी। उस डायरेक्टर के कट बोलते ही सभी क्रू मेंबर्स एक जगह इकट्ठा हो गए। तभी डायरेक्टर ने कहा, जैस्मिन और उस छोटी बच्ची को बुलाओ। दोनों ने काफी अच्छा काम किया। एक क्रू मेंबर ने डायरेक्टर की बात पर सहमति जताते हुए कहा, वाकई में मुझे तो लगा था कि कार्स के बीच से गुजरते हुए वो बच्ची डर जाएगी, मगर ये शॉट उसने एक बार में ही फिनिश कर दिया। डायरेक्टर ने कहा, तुम सही हो, वो बच्ची अमेजिंग है। मैं उससे अपने बेटे को मिलाना चाहूंगा। वैसे अभी तक वो आई क्यों नहीं? जो क्रू मेंबर डायरेक्टर से बात कर रहा था उसने कहा, मैं देख कर आता हूँ। इतना कहकर वो नदी किनारे जैस्मिन और ईश्वरी को ढूंढने चला गया, मगर उसे वहाँ पानी में डूबती कार से निकलते धुएं के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। जब उसे जैस्मिन कहीं नहीं मिली, इसी के साथ उससे उस बच्चे को ढूंढा, मगर ईश्वरी भी उसे वहाँ नहीं मिली। तो ये देखकर वो आदमी परेशान हो गया। वापस आकर डायरेक्टर, जब उसने ये बात बताई तो डायरेक्टर भी परेशान हो गया और उन दोनों को ढूंढने के लिए सभी को कह दिया। जैस्मिन के ना मिलने पर वो सभी अपना लंच तक नहीं कर पाए। तभी एक आदमी ने नदी के पास से आवाज लगाई तो सभी लोग वहाँ दौड़ कर गए। उन्होंने देखा कि पानी से जैस्मिन ईश्वरी को लेकर निकल रही है। सब ये देखकर हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कार खाली होगी और उसे समुद्र में डूबा दिया जाएगा और कार के डूबने से पहले ही उसमें मौजूद बच्ची और जैस्मिन को स्टंटमैन बाहर ले आएगा। मगर वो स्टंटमैन अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैस्मिन ने शूटिंग के लिए जो वेडिंग गाउन पहना था वो भी आधा जला हुआ था। अगर उनकी कार नदी की बजाय खाई में गिरती तो वो दोनों किसी भी हालत में जिंदा नहीं बच सकते थे। वहीं ये नजारा वहाँ मौजूद उन सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। सब सोच रहे थे कि जैस्मिन की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो आग और पानी दोनों से बचकर बाहर निकली थी। वो सभी खड़े खड़े बस जैस्मिन को देख रहे थे। उनमें से डायरेक्टर ही कुछ समझदार था जिसने जल्दी से जैस्मिन के लिए एक टॉवल लाने के लिए ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद जैस्मिन उन सभी के बीचों बीच खड़ी थी। उसने लोगों की परवाह नहीं की। उसने बस ईश्वरी की पीठ और हाथ को सहलाया। जब डायरेक्टर ने उसके सामने एक चेयर रखी तो जैस्मिन खुद नीचे बैठ गई और उसने ईश्वरी को चेयर पर बैठाया और उसने परेशान होकर पूछा, तुम ठीक हो? ईश्वरी ने अपनी आंखें छोटी छोटी आंखों को खोलने की कोशिश की और कांपती आवाज में कहा, डैडी मुझे ठंड लग रही है। ये सुन जैस्मिन ने जल्दी से उसे अपनी गोद में लिटाया और उसके पेट पर दबाव डालते हुए उसके मुंह से पानी को निकाला। थोड़ी देर में वो बच्ची पूरी तरह से होश में आने लगी। ईश्वरी ने अपनी नन्ही नन्ही आंखें खोलने की कोशिश की और कांपती आवाज में बोली, डैडी मुझे ठंड लग रही है। ये सुनकर जैस्मिन ने जल्दी से उसे गोद में लिटा लिया और पेट पर दबाव बनाते हुए मुंह से पानी निकाल दिया। कुछ ही देर में बच्ची पूरी तरह होश में आने लगी। जैस्मिन ने लड़की से पूछा, क्या तुम ठीक हो? छोटी लड़की ने अपनी मासूम आंखें खोली और जैस्मिन की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। फिर डायरेक्टर ने कहा, ये किसकी बेटी है? इसके माँ बाप को बुलाओ। डायरेक्टर के कहने पर कोई भी उस लड़की के पास नहीं आया। इतने में डायरेक्टर उठ खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, क्या तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी? इसकी माँ को बुलाकर लाओ। एक क्रू मेंबर ने कहा, सर मुझे नहीं लगता कि उसकी माँ यहाँ है, क्योंकि मैंने उसे काले कपड़े पहने कुछ आदमियों के साथ देखा
और अब न तो वो दिख रही है और न ही वो सारे आदमी यहाँ दिख रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर डायरेक्टर फिर चिल्लाया, अरे तो जाकर उन्हें ढूंढो, मेरा मुंह देखने से कुछ नहीं होगा। फिर डायरेक्टर रुका और बोला, 1 मिनट, वो नया स्टंटमैन कहाँ है जिसने कार चलाई थी? डायरेक्टर के पूछने पर वहां फिर सन्नाटा पसर गया। डायरेक्टर फिर चिल्लाया, कहाँ है वो? अरे अगर ये सोची समझी साजिश है तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऊपर से इसके माँ बाप का ही कुछ पता ही नहीं। एक आदमी ने डायरेक्ट की बात सुनी तो वो अचानक कुछ याद करते हुए बोला, हाँ याद आया सर, मैंने उस स्टंटमैन को भागते हुए देखा था। मुझे लगता है कि ये सब प्री प्लान था। उस नए स्टंटमैन ने कोई शूटिंग नहीं की थी। वो या तो जैस्मिन को नुकसान पहुंचाने आया था या उस लड़की को मारने आया होगा। उस शख्स की बातें सभी को अच्छी लगी। वहीं जैस्मिन भी ये सुनकर लड़की के लिए डर गई। फिर डायरेक्टर ने कहा, जैस्मिन, तुम्हारी किसी से दुश्मनी है क्या? जैस्मिन ने डायरेक्टर की बात का जवाब इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके किस दुश्मन ने ऐसा किया है, और रोजलीना और अलीना भी उनकी दुश्मन थीं। लेकिन बिना सबूत के जैस्मिन उन्हें दोष नहीं दे सकती थी। लेकिन उसने सोचा था कि अगर उसे पता चल गया कि उसके साथ ये सब किसने किया है तो वो उनसे बदला जरूर लेगी, क्योंकि आज किसी की मूर्खता की व्याह से उस बच्ची के साथ कुछ भी भयानक हो सकता था। जैस्मिन को उस लड़की के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। बुरा महसूस करते हुए उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखकर उसका माथा चूम लिया। फिर वो ईश्वरी को गोद में लेकर घूमने लगी। डायरेक्टर ने उससे कहा, जैस्मिन, ये तौलिया लो। जैस्मिन ने वो तौलिया लिया और उसमें ईश्वरी को लपेटकर उसे पोंछने लगी। फिर उसने डायरेक्टर से पूछा, क्या इसके माता पिता की तलाश की जा रही है? जैस्मिन, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए, डायरेक्टर ने गुस्से में कहा। तभी अचानक बहुत सारे लोग वहां आ गए और उन्होंने एक एक क्रू मेंबर को पकड़ लिया। ये देखकर वे सभी बहुत घबरा गए, यहाँ तक कि उन लोगों ने डायरेक्टर को भी पकड़ लिया था। सभी क्रू मेंबर्स डर के मारे चिल्ला रहे थे, लेकिन काले कपड़े पहने उन लोगों ने अपनी बंदूकें निकाली और उन सभी लोगों के माथे पर लगा दी, जिससे अब किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई। केवल जैस्मिन ही थी जिसको किसी ने अभी तक हाथ नहीं लगाया था, मगर फिर भी चारों ओर अफरा तफरी देख जैस्मिन घबरा गई। साथ ही वो बहुत हैरान भी हुई कि उसे पकड़ने कोई क्यों नहीं आया। तभी उसे इतने शांत वातावरण में उसकी ओर कुछ कदम बढ़ने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर एक आदमी को देखा जिसने काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसे दूर से ही देखने से पता चल रहा था कि वो काफी हैंडसम होगा। जैस्मिन भी उसे देखने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी उसके गोद में लिपटी ईश्वरी ने अपनी आंखें खोली और उसने अपनी ओर बढ़ते हुए आदमी को देखकर कहा, भैया। ऐसा करके उसने अपने हाथों को आगे किया। जैस्मिन ने जब ये देखा कि वो बच्ची उस शख्स को जानती है तो उसने आगे बढ़कर ईश्वरी को उस आदमी की गोद में पकड़ा दिया। उस आदमी ने ईश्वरी को गोद में लिया और उसके माथे पर हाथ रखकर देखा। ये कंफर्म करने के बाद कि बच्ची बीमार नहीं है तो उसने मुस्कुराकर जैस्मिन को देखते हुए कहा, थैंक्स। फिर उसने उस बच्ची से कहा, ईश्वरी, आप भी इन आंटी को थैंक्स करो। ईश्वरी ने यह सुनकर पूछा, क्या इन्होंने मेरी जान बचाई है भैया? उस आदमी ने कहा, हाँ बेटा। ईश्वरी ने यह सुन मुस्कुराकर जैस्मिन की ओर देखा और उससे कहा, सुंदर दीदी, यहाँ आइए। उसकी प्यारी आवाज सुनकर जैस्मिन उसके पास आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक छोटी बच्ची के उसे सुंदर कहने पर वो क्या कहे। तभी ईश्वरी ने जैस्मिन के गले में अपनी छोटी छोटी बाहें डालकर उसके गाल को चूमते हुए कहा, थैंक यू सुंदर दीदी। वैसे सुंदर दीदी मेरा नाम ईश्वरी है, और आपका? उसने अपनी जैस्मिन के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। जैस्मिन ने उस बच्ची के दोस्ताना अंदाज को देखते हुए कहा, मेरा नाम जैस्मिन है। उस बच्ची ने कुछ सोचते हुए अगला सवाल किया, सुंदर दीदी, क्या आप मैरिड हैं? उसका यह सवाल सुनकर जैस्मिन ईश्वरी के भैया को देखने लगी। उसे लगा कि उस आदमी ने ही बच्ची को यह सब सिखाया होगा। जैस्मिन की ऐसी नजरों को भांपते हुए उस शख्स ने कहा, ईश्वरी, किसी अनजान से ऐसे सवाल नहीं करते बेटा। फिर उस शख्स ने जैस्मिन से कहा, मिस जैस्मिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आखिर क्या कहना चाहता है?
वो शख्स क्या वही ईश्वरी का पिता है? एपिसोड 7। उस शख्स ने जैस्मिन से कहा, मिस जैस्मिन, आपने मेरी छोटी बहन को बचाया है। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको इन फ्यूचर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप इस एड्रेस पर आ सकती हैं। कहकर उस आदमी ने एक कार्ड निकाला और उसे जैस्मिन की ओर बढ़ाया। जैस्मिन ने कहा, नो थैंक्स, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैस्मिन को मना करते देख उस आदमी ने कहा, मेरा नाम पार्थ है, आप जब कभी चाहे तो मेरी हेल्प ले सकती हैं। आपके लिए अब से मेरी सर्विस फ्री है। इतना कहकर उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और बोला, ओह शिट, सरवाइस, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मिस जैस्मिन को मेरी स्टूपिड बातें सुनकर गलत लग रहा होगा। ये सोचकर वो चुप हो गया। तभी उसने देखा कि जैस्मिन अपने सैंडल उतार रही है। उसे लगा कि जैस्मिन उसकी वाहियात बातें सुनकर उसे मारना चाहती है, तो उसने जल्दी से कहा, नहीं, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और हाँ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, इसीलिए मैं चाहकर भी आपको परेशान नहीं कर सकता। तभी उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने अपने आसपास के डरावने माहौल को देखकर कहा, आपने मुझे नहीं, लेकिन यहाँ मौजूद बाकी सबको परेशान किया है। उसके कहने का मतलब उन लोगों से था जिन्होंने सभी क्रू मेंबर समेत डायरेक्टर पर भी गन तानी हुई थी। जैस्मिन की इस बात को सुनकर ईश्वरी ने कहा, सुंदर दीदी ने सब पार्थ भैया ने नहीं बल्कि डैडी ने किया है, और जब तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता वो यहाँ मौजूद किसी को नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर उसने आसपास देखा और फिर अपना चेहरा झुकाते हुए कहा, मगर आप चिंता मत करिए प्यारी दीदी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उस बच्ची को इतना शांत देख जैस्मिन को अंदाजा लग गया था कि वो बच्ची ऐसे माहौल की आदी होगी। इसकी वो डर नहीं रही थी और शायद इसी माहौल से तंग आकर वो बच्ची भागी होगी। मिस जैस्मिन, मैं अंकल से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको कुछ ना करे। इतना कहकर पार्थ वहां से चला गया और वो जाकर एक कार में बैठ गया। फिर उसने उस बच्ची को देखते हुए पूछा, क्या डॉक्टर भैया आपको एक बार चेक करे? ईश्वरी ने अपनी आर्म्स फोल्ड करते हुए मुंह बनाया और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बस बताओ कि डैडी कहाँ है। मुझे डैडी से मिलना है। डॉक्टर पार्थ ने कहा, आपके डैडी बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि तुम बिना बताए यहाँ आ गई थी। आज तुम्हें भी पनिशमेंट मिलने वाली है और मुझे भी। डॉक्टर पार्थ की बात सुन ईश्वरी ने कार से बाहर देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं डैडी से पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी ये आपकी गलती है कि आपने एक छोटी बच्ची को आसानी से भागने दिया। क्लास, तो अब आपकी लगेगी बिग ब्रदर। पार्थ ने उसकी बात सुनकर एक आह भरते हुए कहा, मुझे पता है कि गलती सिर्फ मेरी है। फिर उसने अपने प्यारे से चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल लाते हुए कहा, मुझे पता है डैड, मेरी प्यारी आंखों को देखकर कभी मुझे पनिशमेंट दे ही नहीं सकते। इतना कहकर वो पार्थ की लाचारगी पर हंसने लगी। काफी देर तक जब उसकी हंसी नहीं रुकी तो डॉक्टर पार्थ इरिटेटेड हो गया। तभी उसने देखा कि ईश्वरी अचानक से चुप हो गई और उसे हैरान होकर देखने लगी। उसके एक्सप्रेशंस में अचानक आए बदलाव को देखकर डॉक्टर पार्थ ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का अचानक रंग कैसे उतर गया? ईश्वरी ने हैरानी भरी आवाज में ही कहा, पार्थ भैया, आपके 3 हाथ हैं, इसीलिए मैं काफी शौक हूँ कि पहले मैंने आपके ये 3 हाथ क्यों नहीं देखे थे। पार्थ ने कहा, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर उसने मुड़कर देखा तो सचमुच उसके कंधे पर किसी का हाथ था। तभी पीछे से उसके कानों में एक डरावनी आवाज आई, क्या मेरी बेटी ठीक है? अपने पीछे से आती ठंडक को महसूस कर पार्थ ने अपने मुंह की लार को गटक लिया और हकलाते हुए कहा, हाँ, ईश्वरी पूरी तरह से ठीक है। थैंक गॉड उस एक्ट्रेस ने बिना ये जाने कि ईश्वरी आपकी बेटी है, उन्होंने उसकी अपनी जान पर खेलकर जान बचाई। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मुझे ही जाकर उनका अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर उसने कुछ देर रुककर झिझकते हुए आगे कहा, आपने आज तक किसी को थैंक्स नहीं कहा तो मुझे ही ये करना होगा। इतना कहकर पार्थ वहां से निकलने लगा। तभी उस ठंडी आभा वाले आदमी ने पार्थ के नाजुक कंधे पर हाथ रखकर उसे फिर से डरा दिया। पार्थ ने मदद की भीख मांगने के लिए ईश्वरी की ओर देखा, मगर उसे वो कार की शीट पर दिखाई ही नहीं दी।
ईश्वरी के गायब होने पर पार्थ और घबरा गया। उसने डरते हुए कहा, ईश्वरी अब कहाँ गई? उसके पीछे खड़े शख्स ने ठंडी आवाज में कहा, क्या लगता है तुम्हें कि वो मेरे यहाँ मौजूद होते हुए भी भाग सकती है? अपने पिता अविनय कपूर की आवाज सुनकर कार की शीट के नीचे छुपी ईश्वरी बाहर आई और उसने कार से बाहर कदम रखते ही अपने पिता के पैर को पकड़ लिया और उसे मासूमियत से देखने लगी। अविनय कपूर ने अपनी बेटी को पैरों से लिपटते देख उसे गोद में लिया और उसके बालों में हाथ फिराकर कहा, मुझे किसी को थैंक्स कहने की जरूरत है। ईश्वरी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नो डैड, आपने आज तक किसी से थैंक्स नहीं कहा है, इसीलिए मैंने सुंदर दीदी को थैंक्स कर दिया है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम ऐसा क्या? मगर आज तुम दोनों ही किसी की इतनी तारीफ कर रहे हो तो मुझे देखना होगा कि वो लड़की कौन है। इतना कहकर वो मुस्कुराया। महीनों बाद अपने डरावने डैड के चेहरे पर मुस्कुराहट देख ईश्वरी डर गई। उसने पहले ऐसी स्माइल तब देखी थी जब एक मेड ने उसके कपड़ों पर जानबूझकर जूस गिरा दिया था। और फिर उस मेड के साथ क्या हुआ था, वो वाक्य पूरे कपूर मेंशन को अच्छे से याद था। चैप्टर 8, यू आर माइन। अपनी बेटी से जैस्मिन के बारे में जानकर अविनय कपूर जैस्मिन की ओर बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए उसने अपनी हाथ की उंगली उठाकर बॉडीगार्ड्स को जाने के लिए इशारा कर दिया, जो उन सभी क्रू मेंबर्स को घेर कर खड़े थे। आजाद होते ही डायरेक्टर जगदीश जल्दी से अविनय कपूर के पास आए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर कपूर, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि वो बच्ची आपके परिवार से थी। वो बच्ची खुद ही हमारे एक मेंबर के पास आई थी और उसने एक सीन करने की जिद की। मगर मैं जानता हूँ इसमें हमारी गलती है। हमें पहले ही उस बच्ची को देखकर पहचान लेना चाहिए था। अविनय कपूर ने डायरेक्टर की बात को बीच में काटते हुए कहा, वेट, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस मूवी को बनने दूं, तो जिस लड़की ने मेरी बेटी को छुआ है तुम्हें उसे कुछ करने के लिए मनाना होगा। डायरेक्टर ने डरते हुए जल्दी से कहा, हाँ, वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। आप बताइए कि उसे क्या करना होगा। ये कहते हुए डायरेक्टर ने एक बार भी जैस्मिन की मर्जी पूछने के बारे में नहीं सोचा। उसे लगा था कि जरूर अविनय कपूर को जैस्मिन पसंद आ गई होगी। मगर तभी अविनय कपूर ने कुछ ऐसा कहा जिससे वो हैरान रह गए। डायरेक्टर, मैं चाहता हूं कि तुम उसे ठंडे पानी से नहलाओ। ये सुनकर डायरेक्टर जगदीश एक शब्द भी नहीं कह सके, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि इस बिजनेसमैन को सन की बिजनेसमैन के नाम से जाना क्यों जाता था। मगर वो डायरेक्टर जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी कंपनी भी औरों की तरह बर्बाद हो जाएगी, जिन्होंने अविनय कपूर की बात नहीं मानी थी। इसीलिए उसने सोचा कि वो जैस्मिन को जाकर रिक्वेस्ट करेगा। वैसे भी वो जानता था कि जैस्मिन को इस वक्त काम की काफी जरूरत थी और वो उसकी बात मान ही जाएगी। इसलिए वो जैस्मिन के पास गया और उसने जैस्मिन से हाथ जोड़कर कहा, जैस्मिन, तुमने आज मेरी जान बचा ली। अगर तुम उस बच्ची को आज नहीं बचाती तो आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया होता। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इतना कहकर वो कुछ देर रुक गए और फिर हिम्मत करते हुए डायरेक्टर ने डरते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी एक मदद चाहता हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें कोई भी रोल देने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हें फीमेल लीड का भी रोल दे दूंगा। मगर तुम बस मेरी एक हेल्प कर दो। जैस्मिन ने कहा, डायरेक्टर जगदीश, मुझे इस तरह रोल पाने की जरूरत नहीं थी। आप बस बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। डायरेक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, जिस बच्ची की तुमने जान बचाई, दरअसल उसका पिता कुछ सन की है, मगर वो काफी रिच और पावरफुल है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जैस्मिन ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, डायरेक्टर, साफ साफ कहिए मुझे क्या करना है। डायरेक्टर ने कहा, जैस्मिन, तुम्हें ठंडे पानी से नहाना है अभी। ये सुनकर जैस्मिन ने कंफ्यूज होकर कहा, मगर क्यों? डायरेक्टर ने कहा, यही तो मैं नहीं जानता, लेकिन मिस्टर कपूर ने मुझे ये करने के लिए कहा है तो तुम्हें ये करना ही होगा। और अगर तुमने मना किया तो शायद वो तुम्हारा भी दुश्मन न बन जाए। इसलिए प्लीज मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। जैस्मिन ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ।
उसके कहने पर डायरेक्टर ने 2 आदमियों को इशारा किया। वो आदमी उस नदी से पानी भरकर लाए और पानी से भरी बकेट को जैस्मिन के ऊपर डाल दिया, जिससे जैस्मिन को ठंड लगने लगी। वो ठिठुरते हुए आदमी की ओर देख रही थी जो उससे काफी दूर खड़ा था, जिस वजह से उसे बस काला कोट पहने हुए आदमी दिख रहा था। जैस्मिन अपनी जिंदगी में काफी लोगों से मिली थी, लेकिन वो इतने एहसान फरामोश आदमी से कभी नहीं मिली थी। उसने आसमान की ओर देखते हुए खुद से कहा, इस जैसे आदमी के साथ रहकर वो बच्ची भी खुश नहीं होगी। भगवान भी कितने अजीब खेल खेलता है। जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं उनसे उनके बच्चे दूर हो जाते हैं, और जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते उनकी झोली में हमेशा बच्चे डाल देते हैं। इतना कहकर उसने अपनी पानी से भारी पलकों को नीचे कर लिया, मगर वहीं अपनी कार के पास खड़ा अभिनय कपूर जैस्मिन की हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। डायरेक्टर जगदीश उस अभिनय कपूर के पास गया और उसने कहा, सर, आपका काम हो गया। उस आदमी ने कहा, मम, दैट्स नाइस। तभी उसने अंदर बैठी ईश्वरी से टॉवल मांगा। ईश्वरी अपने पापा से काफी डरी हुई थी, इसलिए उसने चुपचाप अपने डैड को टॉवेल दे दिया। अभिनय कपूर ने उस टॉवल को डायरेक्टर को पकड़ाया और कहा, ये टॉवल उस लड़की को देकर आओ। डायरेक्टर अभिनय कपूर की ये बात सुनकर काफी कंफ्यूज दिखा, मगर फिर भी उसने अपने मन की बात पूछी, मिस्टर कपूर, क्या अब आप हमें इस गलती के लिए माफ कर देंगे? अभिनय कपूर ने जैस्मिन की ओर देखते हुए डायरेक्टर से कहा, बाय द वे, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मैं उन लोगों से सख्त नफरत करता हूँ जो मेरी बेटी को हाथ लगाते हैं। इतना कहकर अभिनय कपूर अपनी कार के अंदर बैठा और वो कार वहां से चली गई। डायरेक्टर जैस्मिन के पास आया और उसने जैस्मिन को वो टॉवल दिया और कहा, मिस्टर कपूर ने ये तुम्हारे लिए दिया है और कहा है कि तुम्हें उन्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने उन पर जो एहसान किया था उसके बदले उन्होंने ये टॉवल देकर उस एहसान को उतार दिया है। ये सुनकर जैस्मिन अवाक थी। वही डायरेक्टर भी मुस्कुराते हुए बोला, शायद ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। अच्छा, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो यहाँ से जा सकती हो। जब नेक्स्ट शूटिंग लोकेशन डिसाइड हो जाएगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। जैस्मिन ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से जाने लगी। तभी वहाँ एक लग्जरियस कार आई और किसी आदमी ने जैस्मिन को उस कार के अंदर खींच लिया और उस आदमी ने जल्दी से गर्म कपड़े जैस्मिन के कंधे पर रख दिए और कहा, तुम्हें ठंड लग रही है क्या, हम हॉस्पिटल चले? उस आदमी की बात सुन जैस्मिन ने कहा, नहीं, बिल्कुल, मेरे पास हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए भी रुपए नहीं है। ठीक है, इन कपड़ों में तुम बीमार हो सकती हो, इसलिए कम से कम तुम ये कपड़े तो बदल सकती ही हो ना, उस आदमी ने कहा और अपनी कार को एक मॉल की ओर मोड़ा। मॉल में जाकर उसने जैस्मिन को एक ड्रेस पकड़ाई। जैस्मिन ने जल्दी से जाकर उस ड्रेस को बदल लिया। फिर वो वापस आकर उस कार में बैठी। जैस्मिन को काफी शांत देख उस आदमी ने कहा, जैस्मिन, तुम्हें उस बच्चे की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम नहीं जानती कि वो आदमी कितना अजीब है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसे या उसकी बेटी को हाथ लगाए, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो उन्हें अपना दुश्मन मान लेता है। फिर उसने आह भरते हुए जैस्मिन के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि आज से ही वो तुम्हें बर्बाद करने के पीछे पड़ जाएगा। यू आर लकी कि तुम्हारे पास मैं हूं, और मैं उस अभिनय कपूर को तुम्हें छूने तक नहीं दूंगा, बिकॉज यू आर माइन। अभिनय कपूर, जैस्मिन ने कहा। वो आदमी बोला, क्या तुम उसे जानती हो? जानती तो नहीं हूं, मगर अब उससे नफरत जरूर करती हूं। जैस्मिन ने उसकी बात का जवाब दिया। तो क्या होगा अभिनय कपूर और जैस्मिन की नफरत का अंजाम? और कौन है ये आदमी जो जैस्मिन की इतनी परवाह करता है? और क्या जैस्मिन ईश्वरी से फिर कभी मिल पाएगी? चैप्टर, किसका लेटर? जैस्मिन की आंखों में नफरत देखकर वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है कि अभिनय कपूर काफी हैंडसम भी है। लड़कियां उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उस अभिनय कपूर के प्यार में ना पड़ जाओ। उस आदमी की बात सुन जैस्मिन ने अपनी आंखें छोटी कर ली और कहा, जिसमें इंसानियत ही ना हो, जो अपनी मासूम बेटी को कैद में रखता हो। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे किसी इंसान के प्यार में पड़ूंगी प्रशांत? जैस्मिन की बात सुन प्रशांत के हैंडसम चेहरे पर स्माइल आ गई।
और उसने कहा, दैट्स लाइक माई गर्ल, जो मेरे जैसे NRI को भी शादी के मंडप में अकेला छोड़कर भाग गई थी। प्रशांत ने ये बात हंसते हुए तो कही थी, मगर आज भी उसे वो दिन याद आता था जिस दिन उसकी जैस्मिन के साथ शादी होने वाली थी। वो कितना खुश था कि उसकी शादी जैस्मिन से हो रही थी, जिसके साथ का उसने बचपन से सपना देखा था। उसे इससे भी ज्यादा इस बात का बुरा लगा था कि जैस्मिन ने अपनी जिंदगी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था, कि कैसे उसने एक बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चे के बारे में जानकर प्रशांत का बुरा जरूर महसूस हुआ था, मगर वो जैस्मिन को उस बच्चे के साथ भी अपनाने को तैयार था। इसलिए वो भी 5 सालों से उस बच्चे की तलाश कर रहा था। काफी देर तक चुप बैठी जैस्मिन ने कहा, प्रशांत, तुम जानते हो कि मैं वो शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? जैस्मिन की बात सुनकर प्रशांत ने कहा, हाँ, जानता हूँ कि तुम मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी, मगर मैं तुमसे धोखा खाने को भी तैयार था ना। जैस्मिन, अब तो लगता है तुम्हारी हाँ का इंतजार करते हुए मैं बूढ़ा ही ना हो जाऊं। जैस्मिन ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, प्रशांत, प्लीज चेंज द टॉपिक, और ये बताओ, मैंने तुम्हारे लिए जिन लड़कियों को सिलेक्ट किया था, क्या तुम उन लड़कियों के साथ डेट पर जा रहे हो? जैस्मिन का सवाल सुनकर प्रशांत ने कुछ नहीं कहा, तो जैस्मिन आगे बोली, प्रशांत, तुम मेरी और अपनी मोम की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, मगर तब जब तुम मेरे साथ एक रात बिताने के लिए मान जाओ। प्रशांत ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। इतना सुनने की देर थी। जैस्मिन ने टॉवल उठाया और उससे उसके मुंह को बांध दिया और उसे एक धक्का देते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर आ गई और काफी स्पीड में ड्राइव करते हुए वो जल्द ही वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग तक आ गई और कार से बाहर निकलकर जाने लगी। प्रशांत जल्दी से कार से उतरा और उसका पीछा किया। जब तक वो अपार्टमेंट तक पहुंचा, तक जैस्मिन डोर लॉक कर चुकी थी। अच्छी बात तो ये थी कि उसके पास उस अपार्टमेंट की दूसरी चाबी भी थी, इसलिए वो अंदर चला गया। अंदर आकर वो सीधा किचन में गया और अदरक डालकर चाय बनाने लगा। कुछ देर में उसने किचन के दरवाजे के पास जैस्मिन को खड़ा देखा, जो पहले से ही अपनी ड्रेस बदल चुकी थी और वो अपनी आंखें छोटी करके प्रशांत को देख रही थी। प्रशांत चाय कप में डालकर उसके पास आया और बोला, सेफ के हाथों को चाय तैयार है। जैस्मिन ने कप को देखा और कहा, इसमें दूध तो है ही नहीं, मिस्टर सेफ। प्रशांत ने ये सुन अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहा, ओह सॉरी, मैं अभी इसमें दूध डाल देता हूँ। जैस्मिन ने कहा, मेरी किचन में दुग्ध है ही नहीं मिस्टर। प्रशांत ने कहा, ठीक है तो मैं मार्केट से ले आता हूँ दूध, मगर प्लीज दरवाजा बंद मत करना। तभी जैस्मिन ने कहा, 1 मिनट, तुम अंदर आए कैसे? मैंने तो दरवाजा लॉक किया हुआ था ना। प्रशांत ने हंसते हुए कहा, जैस्मिन बुरा मत मानना, मगर तुम्हारी दोस्त शमिता ने मुझे इस अपार्टमेंट की चाबी दी थी। जब तक वो वापस नहीं आती, उसने कहा था कि मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूं। ये सुन जैस्मिन ने गुस्से से कहा, उस शमिता को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। प्रशांत ने कहा, बेबी, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, प्लीज मेरे लिए इंतजार करना। जैस्मिन ने कहा, रुको। इतना कहकर उसने टेबल पर रखी ड्रेस का पैकेट उठाया और प्रशांत के ऊपर फेंकते हुए कहा, मैं किसी का एहसान नहीं लेती। मिस्टर प्रशांत, आप शायद ये भूल गए, ये वही ड्रेस थी जो प्रशांत ने उसे मॉल में दी थी, इसलिए जैस्मिन ने अपार्टमेंट में आते ही जल्दी से कपड़े बदल लिए थे। वहीं प्रशांत जानता था कि अब वो दोबारा यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए वो जल्दी से जैस्मिन के पास आया और उसने जैस्मिन के माथे पर किस करते हुए कहा, आई नो कि अब 2-3 दिन तक तुम मुझसे बात नहीं करने वाली हो, इसलिए अच्छे से तुम्हें गुड बाय कर देता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारी बताई हुई लड़कियों से आज रात ही मिल लूंगा, ठीक है? इतना कहकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जैस्मिन ने बिना दूध की उस चाय को पिया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी जिंदगी में प्रशांत को हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह देखा था। उसने कई बार सोचा भी था कि जब प्रशांत उसके लिए इतना सोचता है तो उसे भी उसके लिए कुछ तो करना चाहिए, मगर वो जानती थी कि वो इन 5 सालों में प्रशांत को एक दोस्त से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं मान पाई थी।
इसीलिए वो प्रशांत के प्रपोजल को कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि प्रशांत भी उससे प्यार ही एक्सपेक्ट करता था। मगर शायद वो अपने बच्चे को भुलाकर अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। जैस्मिन कुछ सोचते हुए मिरर के सामने गई। मिरर में खुद को देखते हुए उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया और अपने बच्चे के चेहरे को फिर से याद करने लगी। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। जैस्मिन ने फोन कॉल को रिसीव किया तो दूसरी तरफ से डायरेक्टर जगदीश ने कहा, जैस्मिन, तुम्हें अब शूटिंग पर आने की जरूरत नहीं है और तुम्हारे किए हुए शूट के सीन्स भी डिलीट कर दिए जाएंगे। जैस्मिन ने पूछा, मगर डायरेक्टर क्यों? ऐसा क्या हुआ जो आपको इतने चेंजेस करने पड़ रहे हैं? डायरेक्टर जगदीश ने कहा, मेरी वाइफ चाहती है कि तुम इस मूवी में काम ना करो। इतना कहकर डायरेक्टर जगदीश ने कॉल काट दिया। दरअसल उनकी वाइफ का तो उन्होंने बहाना बनाया था, मगर उन्होंने घर जाकर सोच लिया था कि वो अब जैस्मिन के साथ और कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, क्योंकि उसे पता था कि अभिनय कपूर अब जैस्मिन के कैरियर को तबाह कर देगा और वो नहीं चाहता था कि जैस्मिन की वजह से उनकी मूवी पर कोई आई इफेक्ट पड़े। इसीलिए उन्होंने जैस्मिन को कॉल करके मना कर दिया था। जैस्मिन गुस्से में थी। वो जानती थी कि डायरेक्टर ये सब बहाने बना रहा है और ये सब अभिनय कपूर की वजह से हो रहा था, इसलिए उसकी आंखों में गुस्सा भर आया, मगर वो कुछ कर भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए अब उसने सोचा कि वो अब किसी और प्रोजेक्ट पर ही काम करेगी। तभी उसका फोन फिर से रिंग करने लगा। उदास होकर जैस्मिन ने कॉल आंसर किया। उधर से अलीना स्मिथ ने कहा, जैस्मिन, तुम्हारी बहन की कल बर्थडे पार्टी है, तुम्हें वहाँ आना होगा और हाँ, ढंग का गिफ्ट ले आना। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। उस कॉल के बाद जैस्मिन किचन में गई और खुद के लिए खाना बना लिया। खाने से पहले वो अपने कपड़े वॉश करने चली गई, मगर दिन भर की भाग दौड़ से वो इतनी थक चुकी थी कि वो वॉशरूम में ही सो गई। जब उसके अपार्टमेंट की डोरबेल काफी देर तक बजती रही, तब जाकर उसकी नींद खुली और वो बाहर गई। दरवाजा खोलकर उसने जो देखा वो फर्श पर पड़ा बस एक लेटर था। जैस्मिन ने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए उसने लेटर को उठाया और सोचने लगी कि आखिर रात के 2 बजे किसने उसे लेटर भेजा था। तो आखिर कौन था जिसने ये लेटर भेजा, और क्या जैस्मिन रोस्टीना की पार्टी में जाएगी, और क्या करेगा अब अभिनय कपूर?